Everyone, today we will discuss about a family of Fabaceae। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और उस फैमिली का नाम होगा Fabaceae। Fabaceae जिसका जो सब फैमिली है, उपकुल की अगर हम बात करें तो इसके उपकुल को हम लेग्यूमिनोसी के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पे हमें यह देखने को मिलता है कि Fabaceae का जो अदर नाम है, अन्य नाम हम लेग्यूमिनोसी के नाम से भी जानते हैं, तो बोथ आर सेम। बट हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो फैमिली Fabaceae है उसके उपकुल का नाम, सब फैमिली का नाम लेग्यूमिनोसी है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की। पहला जो हमारा हेडिंग होगा सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हम आज देखेंगे, ये हम देखेंगे कि फैमिली जो हमारी Fabaceae है और इस Fabaceae के हम मटर की बात करेंगे। इस Fabaceae कुल के एक प्लांट है पी, जिसको हम मटर कहते हैं। मटर की बात करेंगे, मटर के हम पुष्पीय लक्षणों को और इसके सभी चीज़ों को का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम इस क्रम में इसके पहला जो हेडिंग हम जो नोट करेंगे, जो एग्जाम में हम लिखेंगे, वह सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि वर्गीकृत स्थिति की हम बात करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में जो पहला हमारा यह किंगडम होता है। किंगडम मीन्स जगत कहते हैं, और जो जगत है यानी कि जितने सारे प्लांट होते हैं सभी किस जगत में आते हैं? प्लांटी जगत में आते हैं। तो यहाँ पे हम प्लांटी लिखेंगे। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन को हम हिंदी में प्रभाग कहते हैं। डिवीजन को हिंदी में हम प्रभाग कहते हैं, और जो हमारा डिवीजन है यानी प्रभाग, यह फैनेरोगेम्स है। अब फैनेरोगेम्स का मतलब होता है कि पुष्पी पौधे होते हैं। ठीक, जो हमारा डिवीजन होता है ना, बेसिकली वो दो ही प्रकार के डिवीजन होते हैं। एक तो फैनेरोगेम्स होता है, तो दूसरा क्रिप्टोगेम्स होता है। तो जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर आते हैं, वो सभी फैनेरोगेम्स की श्रेणी में आते हैं। जिनमें पुष्प नहीं आते हैं, अपुष्पी पौधे, वह क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। तब जब हम फैमिली Fabaceae की बात कर रहे हैं यानी कि पी, जिसको हम मटर के नाम से जानते हैं, तो उसमें फ्लावर आते हैं। आप कॉमन सी चीज़ है, आप जानते होंगे, तो वह फैनेरोगेम्स की श्रेणी में आएगा। उसके बाद हम सब डिवीजन की बात करते हैं। उप प्रभाग की जब बात करेंगे तो उप प्रभाग जो हमारा है वह एंजियोस्पर्म होता है। उप प्रभाग की बात हम करें तो यह एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म, देखिए सब डिवीजन जो है ना, वह दो ही होते हैं। एक तो एंजियोस्पर्म, दूसरा जिम्नोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो उन पौधों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं जिनमें जो बीज लगते हैं, जो बीज होता है वह फ्रूट के अंदर होता है, वह फ्रूट के अंदर होता है। उसके बाद सब डिवीजन एक और होता है जिसको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में होता क्या है कि बेसिकली जो बीज होते हैं फल के अंदर बंद नहीं होते। तो अब कॉमन सी चीज़ यहाँ पे सेंस लगाइए कि मटर है, तो मटर की जो फली होती है उसके बीज उसके अंदर होते हैं, यानी जब बीज फल के अंदर हो तो वह एंजियोस्पर्म की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सब डिवीजन होगा वह एंजियोस्पर्म होगा। उसके बाद हम क्लास की बात कर लेते हैं। वर्ग की बात करें हम, तो जो वर्ग है डाइकोटिलेडन है। डाइकोटिलेडन मीन्स होता है द्विबीजपत्री। अब द्विबीजपत्री की बात करें तो ऐसे सीड जिसके टू कोटिलेडन्स हो, दैट मीन्स कि उसके जो बीज पत्र हो ना, जैसे आप समझें कि गेहूं को जब भी आप फोड़ेंगे वो फूटेगा नहीं, टूटेगा, दो टुकड़ों में नहीं बटेगा। दो टुकड़े में बटेगा तो टूट के बटेगा। लेकिन आप अगर चना, मटर, सरसों, इन सबको जब भी आप तोड़ें तो इसके दो दाल में डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी जो इसके दो दाल डिवाइड हो जाते हैं वह डाइकोटिलेडन होता है, यानी कि द्विबीजपत्री होता है। तो जो हमारे क्लास होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक तो डाइकोटिलेडन, दूसरा मोनोकोटिलेडन, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे फैमिली की। फैमिली के केस में फैमिली हमारी क्या होगी? फैमिली हमारी Fabaceae होगी। अब बात करेंगे हम जेनस की। जब हम जेनस की बात करते हैं, जीनस यानी जिसको हम वंश कहते हैं कि जो हमारा मटर है किस वंश का है, तो यहाँ पे जो हमारा मटर होगा वह पाइसम वंश का होगा। और जेनस और स्पीसीज, जेनस और स्पीसीज दोनों मिल करके ही किसी भी प्लांट के साइंटिफिक नेम, जिसको हम बॉटनिकल नेम भी कहते हैं यानी कि वानस्पतिक नाम कहते हैं, वह बनाते हैं। अब किसी भी बॉटनिकल नेम का, जैसे मटर का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम होता है, यानी कि पाइसम इसमें हमारा जेनस कहलाएगा और सटाइवम हमारा स्पीसीज होगा। साथ ही यहाँ पे यह भी ध्यान रखें कि जो सटाइवम यानी जो स्पीसीज होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और जेनस का पहला लेटर
हमेशा कैपिटल होगा। बोटनिकल नेम लिखने का तरीका यह होता है, एग्जाम में आप जब भी कभी लिखें बोटनिकल नेम, तो या तो आप इटैलिक लेटर में लिखें, या जब भी अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं जैसे पाइसम सेटाइपम, तो आप जब भी लिखें तो इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप इटैलिक लेटर में लिखने के कैपेबल नहीं है तो आप इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमारा यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, किंगडम हमारा प्लांटी है, डिवीजन फाइनेरोगेम्स है, सब डिवीजन एंजियोस्पर्म होता है, क्लास डाइकोटिलेडन है, फैमिली हमारी फेबेसी है, जीनस हमारा पाइसम है, और स्पीसीज यानी जिसको हम जाति कहते हैं, जाति हमारा सटाइवम है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके बाद हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन जिसको अपन हिंदी में वितरण के नाम से जानते हैं। वितरण की बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा वितरण होगा वह ऑल ओवर वर्ल्ड है। ऑल ओवर वर्ल्ड दैट मीन्स कि इसका जो वितरण है लगभग संसार के सभी देशों में होता है। अब इसके हम ग्रोइंग रीजन की बात करें तो इसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, या फिर बात करें तो सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसे हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। देखिए, हम जो इसको डिस्कस कर रहे हैं बाइलिंगुअल कर रहे हैं। बाइलिंगुअल दैट मीन्स कि दोनों भाषाओं में जितने भी इंग्लिश वर्ड हम लिख रहे हैं बेहतर प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको हिंदी में डिस्क्राइब करें। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो लगभग संसार के सभी देशों में। ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल दैट मीन्स कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और सब ट्रॉपिकल दैट मीन्स कि उपोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब कि जहाँ पे उष्ण गर्मी भी हो और ठंडी भी हो, ऐसे क्षेत्रों में इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद मटर को यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो भी प्लांट होंगे उनको हम लगभग सभी प्रकार की भूमि में ग्रो कर सकते हैं। इसकी लगभग 13,000 जो जातियां हैं वह देखने को मिलती हैं, और लगभग 550 प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके हैबिट की। हैबिट दैट मीन्स इसके स्वभाव की बात करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके हैबिट की। अब हम हैबिट की जब बात करते हैं, इसके स्वभाव की बात करेंगे, तो जो हमारा लेग्यूमिनेसी फैमिली यानी कि जिसको हम फेबेसी के नाम से भी जानते हैं, इसमें मटर की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो मटर का जो स्वभाव होता है जिसको हम हैबिट बोलते हैं, तो इसका जो स्वभाव होता है यानी कि यह एनुअल हर्ब्स होता है। यह एनुअल हर्ब्स होता है यानी कि एक वर्षीय शाकीय पौधा होता है। एक वर्षीय शाकीय पौधा होता है, और इसका जो यूज होता है वह बेसिकली दाल के पर्पज से होता है, और पशुओं को चारे के रूप में भी खिलाया जाता है। अब बात करेंगे अगला हेडिंग, रूट की बात करेंगे। जो रूट होता है इसका वह टैप रूट होता है। टैप रूट को हम हिंदी में मूसलाजड़ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसमें नोड्यूल्स भी होते हैं, यानी जो इसके टैप रूट्स होते हैं, जो मूसलाजड़ होती है वह नोड्यूल्स भी होते हैं इसमें, और इन मूसलाजड़ से सेकेंडरी रूट से भी निकलते हैं, जिनको हम प्राथमिक या द्वितीयक जड़ों के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जड़ कैसा होता है, जड़ इसमें मूसलाजड़ होता है, नोड्यूल्स के साथ मूसलाजड़ होता है, और इसमें पार्श्व जड़ें भी निकलती हैं, पार्श्व या सहायक जड़ें भी निकलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेम की। स्टेम जिसको तना कहते हैं, तने को हम स्तंभ भी कहते हैं। अब इसका तना कैसा होता है, तना इसका हर्बिसियस होता है। तना इसका हर्बिसियस होता है। हर्बिसियस यानी कि साकी होता है। वीक यानी कि कमज़ोर होता है। क्लाइंबर यानी कि चढ़ने वाले नेचर का होता है, यानी कि यह इसे सहारे की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह टेंड्रिल होता है, प्रतान रूपी होता है, यानी किस प्रकार चढ़ता है, यह टेंड्रिल क्लाइंबर होता है, यानी कि प्रतान रूपी आरोही होता है। उसके बाद इसके जो तने होते हैं वह स्मूथ यानी कि चिकने होते हैं। उसके बाद शाखित होते हैं यानी ब्रांचड होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तना कैसा होता है, तना शाकीय होता है, कमज़ोर होता है और आरोही होता है। ठीक है, आरोही यानी कि प्रतान आरोही होता है। आरोही मतलब चढ़ने वाला होता है। चढ़ता कैसे होगा, यह प्रतान की सहायता से। प्रतान जिसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। आप टेंड्रिल देखे होंगे कि मटर के पौधे में इस तरह के ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वही टेंड्रिल होता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे हम इसके लीफ की, कि लीफ कैसी होती है। लीफ की तो जो मटर में जो लीफ होती है वह अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट दैट मीन्स कि यह एकांतर होती है। एकांतर के साथ साथ यह सिंपल यानी कि सरल होती है। सरल के बाद इसे हम पिनेटली कंपाउंड भी कहते हैं, यानी कि यह
पिनेट टाइप की भी होती है, संयुक्त पिनेट भी होती है। पुलवाइनेट होती है, स्टिप्यूल होती है और रेटिकुलेट होती है। रेटिकुलेट को हम दैट मीन्स कि जो पत्ती का जो सिरा विन्यास होता है, यानी कि पत्तियां होती कैसी है, इसकी सिरा का विन्यास कैसा होता है, तो यह रेटिकुलेट होता है। दैट मीन्स कि जालिकावत होता है। पुलवाइनेट किसको कहते हैं? देखिए, पुलवाइनेट आप एक चीज़ को समझें, जैसे आप मैंगो की लीफ देखे होंगे कि मैंगो की लीफ कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगी और यहाँ पे ये वाला भाग थोड़ा सा उठा हुआ होता है यहाँ पे, तो इसी वाले भाग को हम पुलवाइनस कहते हैं, पुलवाइनस। तो मटर में भी थोड़ा सा इस तरीके से भाग उठा हुआ हो करके फिर पत्ती बनी होती है यहाँ पे, तो इस वाले भाग को पुलवाइनस कहते हैं हम। तो यह पुलवाइनेट होता है। उसके बाद रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत होता है। अब यहाँ पे आप इसको हिंदी में एक बार समझ लें कि जो इसकी पत्ती होती है एकांतर क्रम में होती है और इसकी जो संरचना यानी जो बनावट होती है वह सरल भी होती है या फिर पिनेट टाइप की होती, संयुक्त पिनेट होती है, यह पुलवाइनेट होती है। उसके बाद इसकी जो सिराएँ होती हैं वह जालिकावत होती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके पुष्पक्रम की, इनफ्लोरेसेंस की। अब इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें पुष्पक्रम की, तो जो इसका पुष्पक्रम होता है, आप यहाँ पे नोट कर लें, जो इसका पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम, इसके पुष्पक्रम को हम असीमाक्षी बोलते हैं। इसके पुष्पक्रम को हम असीमाक्षी बोलते हैं। किस प्रकार का? असीमाक्षी को हम इंग्लिश में रेसिमोस बोलते हैं, रेसिमोस बोलते हैं। किस प्रकार का रेसिमोस होता है? असीमाक्षी, यानी कि हम इसे रेसिम भी बोलते हैं या फिर असीमाक्ष बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे पुष्पक्रम को हम इंग्लिश में इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फ्लावर की, इसका फ्लावर। अब अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर यानी कि पुष्प की जब हम बात करते हैं, तो जो इसका पुष्प होता है वह बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हम द्विलिंगी बोलते हैं। अब द्विलिंगी से आपको स्पष्ट होगा कि अगर द्विलिंगी है मतलब कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मौजूद, सॉरी, मेल और फीमेल, मेल हमारा ए सिंबल होता है और फीमेल को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे। उसके बाद अब फ्लावर के बनावट की अगर बात करें, जो इसके फ्लावर होते हैं, अब यहाँ पे एक टर्म तो हमारा हो गया कि द्विलिंगी होते हैं, दूसरा जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को हम एक व्यास समित कहते हैं, एक व्यास सममित कहते हैं, एक व्यास समित होता है। एक व्यास समित दैट मीन्स कि हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि त्रिज्या समित, त्रिज्या समित होता है कि जब हम किसी फ्लावर को किसी भी एंगल से कट करें तो वह दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन ऐसे फ्लावर जिसको हम किसी भी एंगल से कट करें और दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होता है, उससे हम एक व्यास समित कहते हैं। यानी कि ऐसा फ्लावर जिसको सिर्फ एक एंगल से कट करने पर दो बराबर भागों में डिवाइड होता है वह एक व्यास समित होता है। लेकिन कोई फ्लावर है जब इसको हम इस एंगल से या फिर इस तरीके से या इस तरीके से किसी एंगल से कट करें तो अगर बस सेम डिवाइड हो रहा है, सिर्फ दो भाग बराबर बराबर बट रहे हैं, इसको हम त्रिज्या समित कहते हैं, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। लेकिन कोई फ्लावर है, कोई अगर फ्लावर है उसको जब हम डिवाइड करें इधर दो बराबर भागों में नहीं बट रहा है, सिर्फ सिंगल डिवाइड हो रहा है एक ही तरफ से काटने में दो बराबर भागों में, तो एक व्यास समित होता है। अब उसके बाद एक व्यास समित होता है जिसको हम जाइगोमॉर्फिक को एक व्यास समित या अधोजाई कहते हैं। उसके बाद यह पैलियोनेसिस होता है। पैलियोनेसिस का मतलब यह तितली आकार होता है, तितली आकार, यानी कि जो इसके फ्लावर होते हैं तितली के जैसे होते हैं। उसके बाद इसके फ्लावर की बात करें तो इसका फ्लावर संवृंत भी होता है। संवृंत, संवृंत का मतलब जिसको हम पैर्सोनेट बोलते हैं, पैर्सोनेट बोलते हैं, यानी कि इसके जो फ्लावर के जो मुंह होते हैं वो बंद होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैलिक्स की। अगर हम कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स जिसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, बाह्य
दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज की अगर हम बात करें तो इसको हम बाह्य दल पुंज यानी कि बाह्य दल के पुंज को हम कैलिक्स कहते हैं और इसके एक यूनिट को यानी इसके एक इकाई को हम सेपल कहते हैं। सेपल। तो सेपल की अगर हम संख्या की बात करें, हम सेपल को हम हिंदी में बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल, पुंज नहीं कहेंगे। पुंज अगर है तो इसका मतलब उसको हम कैलिक्स के नाम से बुलाएंगे। सेपल की संख्या हमारी 5 होती है। सेपल की संख्या 5 होती है और ये पांचों कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। 5 कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। जब मटर में जो हमारे सेपल हैं वो संयुक्त होते हैं, दैट मीन्स कि यह कंबाइंड होते हैं, तो इस टर्म को हम गैमोसेपिलस बोलते हैं। गैमोसेपिलस बोलते हैं। गैमोसेपिलस बोलते हैं। यानी कि जो कैलिक्स होता है उसकी संख्या 5 होती है और गैमोसेपिलस होते हैं। अगर गैमोसेपिलस है दैट मीन्स कि यह संयुक्त होते हैं, पांचों आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद इनके एस्टिवेशन की बात करें, एस्टिवेशन जिसको हम विन्यास कहते हैं, पुष्पदल का विन्यास कहते हैं, तो इसका जो एस्टिवेशन होता है वो वाल्वेट टाइप का होता है। वाल्वेट दैट मीन्स कि कोरिस्पर्शी होता है या कोरछादी होता है। अब हम बात करेंगे, अगला कोरोला की बात करेंगे। कोरोला कोरोला का मतलब कि दलपुंज होता है। दलपुंज, इसकी एक यूनिट को हम पेटल कहते हैं और पेटल की जो संख्या होती है वह 5 होती है। पेटल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है और पांचों फ्री होते हैं, दैट मीन्स कि यह स्वतंत्र होते हैं। और कैसे होते हैं? तितलियाकार होते हैं। तितलियाकार होते हैं। तितलियाकार को हम पैपिलियोनेसस बोलते हैं। तितलियाकार को हम पैपिलियोनेसस बोलते हैं। उसके बाद जो कोरोला होता है हमारा वह पॉलीपेटलस होता है। पॉलीपेटलस इसको हम पृथक दली कहते हैं। पृथक दली, इसको हम पृथक दली कहते हैं। कोरोला में हमारे 2 लेटरल विंग्स होते हैं। 2 लेटरल विंग्स होते हैं। 2 लेटरल विंग्स होते हैं यानी कि इसमें 2 विंग्स होते हैं। विंग्स की बात करें, इसके थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो यहाँ पे अगर हम बना पा रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा डायग्राम हो गया इसके फ्लावर का, दलपुंज का। तो ये वाला भाग यहाँ पे जिसको हम पीले से डिनोट कर रहे हैं ये हमारा विंग कहलाता है। विंग्स, और विंग्स की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे ये भी हमारा विंग्स है और यहाँ पर भी। उसके बाद इस वाले भाग को जिसमें 2 सेपल मिलके पेटल मिलके एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे एक मिल करके क्या बनाते हैं? किल बनाते हैं। ठीक, तो यानी कि 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 1 यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा 1 सिंगल है, यहाँ पे ये 2 अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मिलके 1 हो गए। ठीक, यानी कि कोरोला की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 5 होगी, जिसमें से हमारे 2 संयुक्त होंगे, 2 फ्री होंगे और 1 अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से हम फ्लोरल फार्मूला में अरेंज करेंगे।
अब बात करते हैं हम इसके एंड्रोसियम की। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम जिसको हम पुमंग के नाम से जानते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि जो पुमंग हमारा होता है यह फ्लावर का मेल पार्ट होता है। इसकी हम संख्या की बात करें तो इसकी जो टोटल संख्या होती है वो 10 होती है, यानी कि 10 होती है इसकी संख्या। 10 में आप ये भी जान लें कि ये जो एंड्रोसियम होता है यह ग्रुप में होता है, यानी कि समूहों में होता है। कितने समूह में होते हैं? 2 समूहों में होते हैं। देखिए, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं आप इसको नोट्स पे बना लें ताकि आप इसको एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। 11th पॉइंट में हम चर्चा कर रहे हैं एंड्रोसियम की, जिसको हम पुमंग कहते हैं। अब इसमें आप लिखेंगे परीक्षा में कि पुमंग, अब हेडिंग आप पुमंग को डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट कि यह पुष्प का नर भाग होता है, नर भाग होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसकी संख्या 10 होती है। इसकी संख्या 10 होती है और 2 समूहों में पाए जाते हैं। 2 समूहों में पाए जाते हैं। पहले समूह में इसकी संख्या 10 होती है, पहले समूह में 9 पाए जाते हैं, दूसरे समूह में सिर्फ 1 पाया जाता है। एक अकेला यानी कि स्वतंत्र रूप से रहता है, और जो हमारे 9 होते हैं वह संयुक्त होते हैं। आप यह भी जानते हैं कि जब संयुक्त होते हैं तो उनको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, यानी कोष्टक लगा देते हैं। यह द्विसंगी होता है। द्विसंगी को टर्म में हम डाइडेल्फस बोलते हैं। उसके बाद एंथर की बात कर लें। एंथर यानी कि परागकोश की बात करें। परागकोश दैट मीन्स कि जिसमें परागकण पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। तो जो हमारा एंथर होता है वह डाइथेकस होता है। डाइथेकस बोले तो कि यह द्विकोष्ठी होता है, यह द्विकोष्ठी होता है, द्विकोष्ठी होता है। एंथर्स हमारा लॉन्ग यानी कि लंबा होता है, और एंथर्स में हमारे स्फुटन की प्रक्रिया होती है। स्फुटन का मतलब कि एंथर्स मेच्योर होता है। जब हमारा एंथर्स यानी कि परागकोश मेच्योर यानी कि परिपक्व होता है तो उसमें स्फुटन की प्रक्रिया होगी, स्वयं से फट जाएगा और उसमें से पॉलन ग्रेन यानी कि पॉलन ग्रेन दैट मीन्स कि परागकण मुक्त हो जाएंगे, और वह स्टिग्मा पे किसी एक माध्यम से वायु, एंटेमोफिलस या फिर कीट या फिर बर्ड के द्वारा वह स्टिग्मा पे पहुंच करके परागण की क्रिया को संपन्न बनाते हैं। तो एंड्रोसियम हमारा क्लियर हो गया कि 10 होते हैं, 9+1 के रेशियो में होते हैं, 9 हमारे संयुक्त होते हैं। अब बात करेंगे इसके आगे हम गाइनोसियम की। अब हम नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो बात करेंगे गाइनोसियम की। तो गाइनोसियम की जब हम बात करते हैं तो गाइनोसियम जो हमारा होता है वह किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। गाइनोसियम जिसको हम जायांग कहते हैं, इसको हम कभी कभी स्त्री केसर भी के नाम से भी बोलते हैं। यह जो फ्लावर का मादा भाग होता है, मादा भाग होती है, इसमें अंडकों की संख्या यानी कि जायांग की बात करें तो जायांग हमारा 1 होता है। इसमें जो वर्तिका होता है जो होती है उसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद जो हमारा गाइनोसियम है यानी कि ओवरी वाला भाग, इसमें जो ओवरी होगी वह सुपीरियर ओवरी होती है। उसके बाद यह यूनिलोक्युलर होता है। ओवरी हमारी कैसी होती है? यूनिलोक्युलर होती है। इसको थोड़ा सा हम और स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए, बात क्या हो रही है कि इसमें जो गाइनोसियम हमारा जो होता है इसमें अंडकों की संख्या यानी जायांग की संख्या 1 होती है। अंडक यानी ओल्स जो इसमें होते हैं वो कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक, उसके बाद यह इसमें एक वर्तिका होती है, यूनिलोक्युलर होता है। यूनिलोक्युलर को हम एक कोष्ठी बोलते हैं, यानी कि इसमें जो कोष्ठक की संख्या होगी, जो कोष्ठक की संख्या होगी उसकी संख्या सिर्फ 1 होगी। ठीक है, यह एक कोष्ठी होगा तो जो इसमें कोष्ठक की संख्या होगी इसमें सिर्फ 1 ही कोष्ठ होंगे और इसमें 1 ही हमारे जायांग होगा। तो अब इस चीज को आप समझ लें कि जो ये वाला भाग हुआ यहाँ पे जिसको हम बना रहे हैं ये हमारा ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल होता है। उसके बाद यानी इस वाले पूरे भाग को हम ओवरी कहते हैं, ये हमारा ओवरी है। उसके बाद ओवल आपको हो गया, इसको हम लोक्यूल कहते हैं यानी कि कोष्ठक कहते हैं। लोक्यूल यानी कि कोष्ठक इसको कहते हैं, कोष्ठक। तो हमारा आप देख पा रहे हैं कि एक कोष्ठक है,
एक ही ओवल यानी एक ही अंडाणु है, यानी एक ही अंडप है, यानी एक ही जायंग है, और ओवरी आप देख ही रहे हैं। और इसमें आप ये ओवरी सुपीरियर होती है, दैट मीन्स सुपीरियर और इन्फीरियर को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फ्रूट की। अब जब हम फ्रूट की बात करते हैं यानी फल की अगर हम बात करें तो 13 नंबर हेडिंग की बात करें तो इसमें जो फल होता है वह लेग्यूम होता है। लेग्यूम जिसको हम पोड भी कहते हैं, यानी कि फल ही होता है। फल को हम फली कहते हैं, लेग्यूम कहते हैं। एक या एक से अधिक की संख्या में फली पेड़ पे लगी होती है, यानी पौधे पर लगी होती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे, इसके फ्लोरल फार्मूला की बात करेंगे। अगर हम इसके फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो जैसा कि आप पिछली कक्षा में आप देख चुके हैं, पिछली क्लास को अटेंड करके अगर आप अटेंड किए हैं तो आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा उद्देश्य सिर्फ बताने का नहीं है कि हम बता दिए और आप देख लें। यहाँ पे चीज़ों को आप समझें। अगर इस चीज़ को एक अलग डायरेक्शन में इस क्लास को बताया जा सकता है, लेकिन इसको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए, फ्लोरल फार्मूला में आप क्या देखते थे कि पहले तो आपको कोई फ्लावर लेना है। फ्लावर को देखिए कि यह ब्रैक्टिएट है कि ई ब्रैक्टिएट है। तो जो फ्लावर होता है वह ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, जिसको हमने बताया कि BR या EBR से आप डिनोट करें। उसके बाद हम फ्लावर को बताएं। अब फ्लावर को थोड़ा सा आप ऊपर आइए। फ्लावर में हमने यह बताया कि इसका जो फ्लावर होता है एक व्यास सममित होता है, यानी कि इसको सिर्फ एक ही एंगल से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगर फ्लावर को इस तरीके से, अगर कोई एक फ्लावर है, इसको अगर इस तरीके से काटें तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसके बजाय आप इसको यहाँ से अगर दो भाग में डिवाइड करें तो भी बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से अगर डिवाइड करें तो भी दोनों तरफ बराबर भाग में डिवाइड होंगे। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि कोई आपके पास फ्लावर है इस तरीके से, तो आप अगर इसको इस तरीके से कट करें तो दो बराबर भागों में डिवाइड तो हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा। तो इस तरीके के फ्लावर को हम एक व्यास सममित, यानी कि हम एक व्यास सममित इसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा एक व्यास सममित हो गया। अब यहाँ पे 1 मिनट, एक्टिनोमॉर्फिक आप समझ गए और यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक आप समझ गए। उसके बाद अब हम बात करेंगे फ्लावर की। तो फ्लावर हमारा, अब देखिए कि एक ही फ्लावर में हमारे मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। उसके बाद हम कैलिक्स की बात करेंगे। कैलिक्स की संख्या आपको ऑलरेडी पता कि इसमें संख्या 5 होती है और ये पांचों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब बात करेंगे करोला की। करोला की संख्या भी आपको पता है कि इसमें स्टैंडर्ड हमने बताया, 2 विंग्स बताए और एक किल बताया। तो यानी कि इसमें 2 हमारे स्टैंडर्ड हैं, 2 हमारे विंग्स हैं और एक हमारा किल है। इसमें हमने आपको बताया कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वह आपस में संयुक्त हैं और संख्या इसकी 5 थी, हमने 5 लिख दिया। उसके बाद एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम को हमने बताया कि टोटल संख्या 9 होती है, टोटल संख्या 10 होती है। यह 2 के ग्रुप में होते हैं, एक हमारा 9 अलग होते हैं और एक हमारा अलग होता है। जो हमारे 9 पुंकेसर होते हैं वह संयुक्त होते हैं। उसके बाद गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम हमारा एक अंडपी होता है और संयुक्त तो होगा नहीं, क्योंकि अब अकेला है तो संयुक्त कैसे हो सकता है? संयुक्त का मतलब 2 होते हैं तभी होगा, तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। और यह ओवरी हमारी जो होती है यह सुपीरियर होती है तो हम नीचे बार लगाते हैं, इन्फीरियर होता है तो ऊपर बार लगाते हैं। यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो गया फ्लोरल फार्मूला। अब देखिए, ज़्यादातर लोगों को कठिनाई हो रही है कि हम फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाएं। फ्लोरल डायग्राम बनाना, अगर आप ऊपर उपयुक्त सारे बातों को अगर समझ पाए हैं तो फ्लोरल डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान काम होता है। हमने बताया कि आप जब भी स्टार्ट करें गाइनोसियम से स्टार्ट करें, एक एक संरचना को बारीकी से समझते जाएं। देखिए, आपको पता होगा कि जो हमारी ओवरी थी वह एक कोष्ठी थी। आप एक कोष्ठी बना लीजिए और जो उसमें ओवरी में जयांग था वह भी एक था।
बन गया भाई गायनोसियम। सुपीरियर इन्फीरियर तो इसमें दिखाया नहीं जाता। उसके बाद एंड्रोसियम आपके 9 है और एक अलग होता है। आप एक को अगर चाहें तो अलग कर लें। अब यहाँ पे आप 9 बना लें। यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, सबको संयुक्त है 5, 6, 7, 8, अब 9। इस तरीके से 9 बना लें। अब आपके 9 और 1, 9 + 1 10 हो गए। अब बचता है आपके कैलिक्स की बात करते हैं। सॉरी, कैलिक्स के पहले करोला की बात करते हैं। जब आप करोला की बात करेंगे तो आप यह देखे होंगे कि एक तो आपका जो करोला था वह कील था, आपने कील को बना दिया। उसके बाद आप यह भी देखे होंगे कि आपके फ्लावर में 2 विंग्स थे। अब आप विंग्स यानी कि पंखुड़ियों को जब आप करोला को बनाते हैं तो अर्धचंद्राकार बनाते हैं। हर वीडियो में हमने बताया कि करोला आपका अर्धचंद्राकार बनता है, आपने अर्धचंद्राकार बना दिया। उसके बाद 2 जो आपके पेटल थे यानी कि दल थे वह मिल करके एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो आप 2 को एक ही में मिला दीजिए। अब इसको आप अर्धचंद्राकार बना दीजिए। अब आपका यहाँ पे करोला तक का भाग बनके तैयार हो गया। अब कैलिक्स की संख्या 5 होती है। अब आप 5 की संख्या बना लें। 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। इस तरीके की संख्या बन गई। अब इनको आप इस तरीके से ऐसे कर दें 1, 2, 3, 4, 5। अब इनको आप आपस में मिला दें क्योंकि यह संयुक्त होते हैं। अब आपका फ्लोरल डायग्राम बनके बिल्कुल तैयार हो गया। तो आप अगर एक बनाने का एक स्टेप अपना के चलें तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो सकती हैं। एक सिस्टमेटिक वे में अगर चीज़ों को पढ़ें, लिखें और बनाएं तो बिल्कुल आसान होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।